वह सच फिर से बतलाता हूँ, इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। अरे पीयूष, बड़ा अच्छा गुनगुना रहे हो। कौन सा सत्य बताने जा रहे हो? इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, एंजल्स की इतिहास की क्लास में आजादी की कहानी एंजल्स की जुबानी सुनाई जा रही है। मुझे तो नहीं पता। चलो सुनते आ जाओ। जिसे देख चुकी सारी दुनिया हो, जिसे देख चुकी सारी दुनिया, वही सच फिर से दिखलाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। भारत से तिजारत दी जहाँ, व्यापारी तो क्या दिल में शासन का सपना था। यहाँ काम अभी तक घर घर में, हर हाथ में अपना कौशल था। कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, मैं नित नित यही सुनाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, and a very good morning. I, Shreya, along with my fellow angels, welcome you to the Sporting Angels Educational Spectrum. This is the 10th edition of आज़ादी की कहानी एंजल्स की जुबानी। जी हाँ, मैं दिया अपने सभी साथी एंजल्स के साथ आपका 10वें संस्करण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। This episode is being presented by Sporting Angels Educational Spectrum and AMG Bhakti. पिछले संस्करण में हमने देखा कि भगत सिंह किस प्रकार भारत में विचारधारा में मोड़ सूचक मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने समय और समाज को देखते हुए क्रांतिकारियों को धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठा करके और समाजवाद की तरफ मोड़ दिया। यस सर, हमने पिछले एपिसोड में देखा सौंदर्य को मार के किस प्रकार भगत सिंह और उनके साथी वेश बदलकर बच निकले। हाँ, लाहौर से जब ये लोग निकले ना, तो पता है दुर्गा भाभी के साथ चले भगत सिंह उनके बच्चे को लेकर के, और उनके अर्दली बने, नहीं चंद्रशेखर नहीं बने, राजगुरु बने। और चंद्रशेखर आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर भी साथ में थे। चंद्रशेखर तो तीर्थ यात्रियों की एक टोली थी, उसमें उन्होंने पंडे का वेश बना लिया और पंडे का वेश बदल के तीर्थ यात्रियों की टोली के साथ वो भी निकल गए। तो इस तरह से सारे लाहौर से निकले सैंडर्स को मारकर। और उसके बाद आपको याद होगा असेंबली में बॉम्ब, असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जब इन्होंने बम फेंका, तो पता है राजगुरु सुखदेव वो भी जिद पे अड़े हुए थे कि हम जाएंगे। लेकिन फिर बाद में बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त भी आप बोलते हो उनको, और भगत सिंह, इन दोनों को चुना गया। और ये चाहते तो भाग सकते थे, पिछले एपिसोड में हमने बात भी करी थी, लेकिन ये वहाँ क्यों खड़े रहे? ताकि मजदूर, किसान और भारत का एक राष्ट्र के रूप में जो संदेश था वो पहुंचाना, वो तभी हो सकता था जब गिरफ्तारी दी जाए और फिर पूरे विश्व भर के अखबार इनकी बातों को लिखें। तो वो मौका देखा, जान की परवाह नहीं करी। ये पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं भगत सिंह जिन्होंने
अपने समाजवाद के विचारों को पहुंचाने के लिए, भारत में ये बड़ा बदलाव लाने के लिए युवाओं के बीच में, और अपनी जान की परवाह नहीं करी, वो वहीं खड़े रहे ताकि वो समाजवाद के और राष्ट्रवाद के सच्चे विचारों को आगे पहुंचा सके। और पता है, जब इनको समाजवाद, इनका जो समाजवाद था, भगत सिंह चाहते थे वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वो उनका ये एक सपना था कि जो समाज हो वो वर्गहीन हो, उसमें कोई वर्ग ना हो, उसमें कोई जाति ना हो। सूर्य सेन, आपने एक नाम सुना होगा, पता है अध्यापक थे क्रांति में कूदने से पहले, हम बात भी कर चुके हैं। और एक बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारी ही क्रांति में रुकावटें डालने वाले भी बहुत सारे भारतीय भी थे। जैसे चंद्रशेखर को एल्फ्रेड पार्क में गिरफ्तार करवाने में एक भारतीय का ही हाथ था। तिवारी जी जो थे, वीरभद्र तिवारी, वो पहले क्रांतिकारियों के साथ थे और जेल में गए थे। फिर अचानक एक दिन देखा कि वो तो जेल से बाहर है। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े आश्चर्यचकित तो हुए कि ये बाहर कैसे है, शक हो गया उन पे। लेकिन तब तक वो इन्फॉर्म कर चुके थे और एल्फ्रेड पार्क में तब तक वो पुलिस वालों से घिर गए। गोलीबारी फिर अकेले लड़ते रहे और लास्ट में जब ये देखा कि एक ही गोली बची है तो फिर हमने बात करी थी, फिर उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली ताकि गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वीरभद्र तिवारी वो घर का भेदी लंका ढाई, वही बात यहाँ वीरभद्र तिवारी ने कर दी। और सूर्या सेन, कल्पना दीदी की गिरफ्तारी में देखिए, वहाँ भी यही हुआ। एक जमींदार ने 10,000 रुपये लेके अंग्रेजों से और ये बता दिया कि ये सारे लोग यहाँ, तो शक तो हो गया। लेकिन तब तक वही बात वहाँ हुई कि पुलिस ने घेर लिया था। हालांकि कल्पना दीदी और कुछ साथी वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर एक बार पता लगने के बाद पुलिस पीछे पड़ गई और उन्होंने दूसरी जगह जा कर के गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो आपको पता ही है कि सूर्या सेन को, कुछ और साथियों को फांसी और कल्पना दीदी को उम्र कैद हुआ। तो हमेशा अपनों ने ही धोखा दिया। ये इस विषय में हमने और लक्ष्मी नारायण सर ने, लक्ष्मी नारायण सर की तो आवाज़ इतनी मधुर है, हमने मिलकर के ये गीत लिखा जिसे स्वर दिया है लक्ष्मी नारायण सर ने। तो आइए वो गीत सुनाते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भी सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी कुछ लोग अपने राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी करने में लगे रहते हैं। तो कुछ उनमें सुधार आएगा शायद ये गीत सुनने के बाद। आइए पहले ये गीत सुनिए। इतिहास गवाह ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे। इतिहास गवाह ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे। कठनी करनी अलग रहे, काली करतूतें छुपी रहे। इतिहास गवाह ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे। कठनी करनी अलग रहे, काली करतूतें छुपी रहे।
अपने ही जब जाल बिछाए, कैसे दुश्मन की जांच करे, दिल की काट पहचाने, ढोंगी का पर्दाफाश करे, हर पल रंग बदल कर आए, कैसे उनकी पहचान करे, गैरों के दामन से लिपटे, अपनों का अपमान करे। क्रांतिवीर सा चेहरा लेकर असली सूरत छुपी रहे, कथनी करनी अलग रहे, काली करके छुपी रहे। जमींदारी का तमगा लेकर जाल बिछाए बातों का, वफा निभाकर अंग्रेजों से किला तोड़ दिया झांसी का। हिंदी है हम, भाई हैं हम, जाल बिछाया बातों का, देश प्रेम का यकीन दिलाकर दुर्ग जीत लिया दिल्ली का। झूठे जयकारे लब पर सत्ता की हसरत छुपी रहे, अपनी करनी अलग रहे, काली करतूतें छुपी रहे। जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारी ही लोगों की वजह से क्रांतिकारियों को जेल में कष्ट सहने पड़े। हृदय विदारक। देखिए उस समय ना एक और विनायक दामोदर सावरकर जी अंडमान सेलुलर जेल में रहे और उन्होंने वहाँ का बड़ा हृदय विदारक विवरण दिया है। उन्हीं दिनों में ये जो नाम है ना काला पानी, ये उन्हीं दिनों में प्रचलित हुआ। आप अंदाजा लगाइए कितना खराब नाम रखा गया है, इतनी यातनाएं देते थे। आप कभी उनकी पुस्तक पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कष्ट उन लोगों ने दिए। वीडी सावरकर जी की पुस्तक। 1935 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन तो रद्द हो गया था और कांग्रेस चुनाव अब लड़ने का मन आधे से लोग उनके बना रहे थे और 28 दिसंबर 1935 को कांग्रेस ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह, है ना। और ये उसी भवन में, कौन से में, जिसमें 1885 में स्थापना के समय मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये मीटिंग भी हुई। Excuse me, sir. Please tell us about something about the first round table conference. हाँ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन नवंबर 1930, right? Yes. And see, Congress boycotted it. The Muslim League, Hindu Mahasabha, they participated, but the Britishers knew that without the participation of Congress, nothing could be decided, because the Congress was the party which represented most of the people, and Congress could not be kept out of any agreement. This was the reason that they tried desperately for the participation of Congress. Congress, on the other hand, put forward some conditions. If they wanted Congress to participate now for the second roundtable conference, then there had to be some agreement from both the sides.
So Gandhi and Mr. Irwin, they signed Gandhi-Irwin Pact. According to this pact, most of the prisoners, in other words, I should say all the political prisoners were to be released from the jail. That was point number one. Then Congress agreed upon taking off the movement. See, the civil disobedience movement was going on. So Congress agreed upon that they will call off the civil disobedience movement. This was the second condition. And the third, of course, they agreed that they will participate. Right? So Gandhi went. Along with Gandhiji, Sarojini Naidu, Madan Mohan Malviya also went to take part. But then they found that nothing fruitful could be agreed upon, or they found out that they did not intend to agree to what was put forward by the Congress. So Gandhi understood that it will be fruitless. Now he decided to come back. And when he came back, it was surprising to find that all the major leaders of the Congress, they were again behind the bars. They were in jail. So this was shocking for Gandhiji, because when he went there, all the political prisoners were released, and as soon as he went there, they were again put behind the bars. So this way, they always had a double. What was being intended was something else. What was being said in public was something else. Then, of course, now it was almost seen that without the main leaders coming on the same platform, nothing could be worked upon. See, what the Britishers did was they always followed the policy of divide and rule, and in their intention to divide us, they brought some very hidden agenda of dividing, and the agenda was that they brought separate electoral seats for the Muslims, the Sikh, the Europeans, and even the Harijan. This Gandhiji could never agree, and therefore there came an occasion when all had to sit together, and the leaders made Gandhi and Ambedkar ji sign the Pune Pact, right? And after that, the third round table conference was held in 1932, but only 46 delegates participated in it. Congress again boycotted it, and the Government of India Act was passed, because they had already decided it that they were bent upon bringing up some constitutional reforms in India, so that they could say that we have given you this. Now, the main provisions, I would like you to note down the main provisions of the Government of India Act of 1935. I am going to show you on camera. The following were the main features of this act.
establishment of a federation of India if more than 50% of princely states decide to join it. The act granted provincial autonomy. Diarchy was abolished. The governors now had to act on the advice of their ministers. The ministers were made responsible to the legislative assemblies. The power of the legislature was also increased. Diarchy was introduced at the center. The reserved subjects were to be administered exclusively by the Governor General. The federal subjects to be looked after by the Governor General of the advice of his ministers. The Act made provisions for the establishment of a federal court. The Act gave special powers and responsibilities to the governors. Start. So many people say that the movement of last 5 years was violent. Is it true? Yes, it is true. See, the last 5 years, the movement was widespread, and a huge number of people were participating. Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, almost everywhere people were on the roads. There were many places where army had to be called. There were lathi charge, there were bullets fired, and there were everywhere the government was doing torture and so on and so forth. Even you will be surprised, bombing by aircraft. People were bombed by aircraft in some instances. So by December 1942, more than 60,000 people were in jails. This was the condition in the last 5 years. In 42 itself, this was the condition. By December 42, more than 60,000 leaders were in the jail. And still, when they put this many leaders jail, still people were able to find out leadership. Some more came. The people who were in the hiding, people like Ram Manohar Lohia, Achyut Patwardhan, Jayaprakash Narayan, S.M. Joshi, Sucheta Kriplani, Aruna Asaf Ali, they could not be arrested. All these people went into hiding, and from hiding places they led the movement. So the movement continued even after such a huge number of arrests. In 1942, another conference of the Independence League was convened in Bangkok. Netaji Subhash Chandra Bose reached there because he was invited and there was no reason he would not. So the third table conference, we all know it was boycotted. Only 46 delegates participated in the third round table conference. And because the Britishers were in a hurry to frame up some legal framework, so the Act of 1935 to bring some constitutional changes was framed up. The provisions, if we talk about the provisions of the Government of India Act of 1935, first one, establishment of a Federation of India. Yes, sir. The condition was if more than 50% of princely states decide to join. Yes. Although it was decided that a Federation of India would be formed up, but you rightly pointed out, the class 10th students all, they know it. But at your standard, I am really amazed that you know this. See, there was a condition put. If more than 50% of the princely states decide to join it, then only India would be considered as a federation. Otherwise, no. Acha, going forward,
just going away from the subject, can you tell me, do you know something about federation? What is federation? Any one of you? Okay. See, federation, a country can be called federal only when the powers of center and the powers of state are exclusively defined and one does not step into another's powers. Then only, do you know now India is a federal country? Okay, which type of federation it is? See, there are two types of federations. That is coming together and holding together. And India is a holding together federation. Right, okay, we will discuss it separately also. Now coming to the second point of the Act of 1935, the Act granted provincial autonomy. It granted provincial autonomy. See, earlier there was diarchy followed in the provinces. Even if the ministers decided something, they took decision, they were overruled by the governors. But now the diarchy was abolished. The diarchy was abolished. The governors now had to act on the advice of the ministers. The ministers were responsible now to the legislative assemblies, right? And then, yes sir, the diarchy was abolished in the states but introduced in the central. yes, you are right. They were very clever, in fact. It was retained somewhere. See, it was abolished in the provinces, but it was introduced in the center. Do you know the center was being governed from England? The parliament there decided our matters. This was the condition. So at center the diarchy was introduced and reserved subjects were to be totally administered by the Governor General. The federal subjects to be looked after by the Governor General on the advice of the ministers. This was the new system at the center. Basically, there were 5 main provisions made. The fourth one was the act made provisions of the establishment of a federal court. Right? This was in fact a good beginning. For a teacher like me, I can say this was really good, and the act gave special powers and responsibilities to the governor. Excuse me, sir. Did Congress approve this act? No. Do you think Congress would approve such an act? Not at all. In fact, Congress did not approve this act. The Congress demanded for a provision to a constituent assembly. They wanted a constituent assembly. They wanted to frame the Constitution of India. How could Congress approve this act? But there is one small but in it. Some of the leaders within the Congress wanted to go for the elections. They fought elections under the same act. That I should clarify. The elections, as you know, were held in 1937. So the congressmen also and Muslim League, they all fought elections. सर 1935 के इस एक्ट से वो संतुष्ट तो थी नहीं कांग्रेस, परंतु उनने इसी एक्ट से इलेक्शन क्यों लड़े? हाँ, ये बात को समझ में नहीं आई। ये बात सही है। थोड़ा सा यहाँ
सभी अध्यापकों को थोड़ा सा दोहरी सी बात लगती है कांग्रेस की कि जब आप 1935 के एक्ट से संतुष्ट ही नहीं थे तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड पे अड़े रहना चाहिए था। लेकिन विद इन द कांग्रेस असल में दो मत हो रखे थे। देखिए, हम बात कर चुके हैं, कांग्रेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ये बहुत सारी विचारधाराओं का एक समुद्र था और आजकल की पार्टियों की तरह ऐसा कोई डिक्टेटरशिप थी नहीं कि एक की चलेगी। तो इस तरह से कुछ नेता चाहते थे कि पहले जो मिल रहा है वो ले लो, पूरा अंग्रेजों को देने से अच्छा है पहले कुछ ले लो फिर आगे डिमांड करो। और कुछ कह रहे थे नहीं, हमें आधा नहीं चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए। तो ये मतभेद तो थे और इसी के चलते शायद जो 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का वो नहीं हो सका, रद्द हो गया। उसके बाद कांग्रेस ने मुंबई में 1935 में जवाहरलाल नेहरू को रिहा कर दिया गया, लेकिन उस समय उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, उनको जाना पड़ा इलाज के लिए, अपनी पत्नी के इलाज के लिए जाना पड़ा। तो वो यूरोप चले जाते हैं और स्वर्ण जयंती समारोह मनाए जाते हैं। और उसी हॉल में जहां 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी पहली बार, उसी हॉल में अब ये सेलिब्रेशन, वैसे तो लार्ज स्केल पे सेलिब्रेशन हुए, सुबह सुबह झंडारोहण बहुत जगह पे हुआ, लेकिन जो मीटिंग हुई वो उसी हॉल में हुई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक खास बात कही कि कांग्रेस का उद्देश्य था स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता की परिभाषा पहले लोग अलग अलग तरीके से देते रहे, लेकिन अब इसका पूर्ण अर्थ हमने समझ लिया है और अब हम पूर्ण स्वतंत्रता के नीचे किसी चीज पे समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद सर 50वां अधिवेशन तो रद्द हो गया, तो सर 51वां अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 50वां अधिवेशन तो रद्द हो गया और उसके बाद हुए स्वर्ण जयंती समारोह। कुछ स्टूडेंट समझते हैं वो 51वां था, नहीं, वो 51वां नहीं था, वो अलग से एक सेलिब्रेशन था। और जो 51वां अधिवेशन था वो 1936 में 1936 में हुआ, 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लखनऊ में हुआ। लखनऊ कहाँ है? यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में ही राजधानी है। हाँ, तो लखनऊ में हुआ और उसकी अध्यक्षता करी, आपको याद होगा, स्वर्ण जयंती समारोह में अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और इसकी अध्यक्षता करी जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ध्यान है 1935 में जवाहरलाल नेहरू चले गए यूरोप। किसके लिए? कमलेश नेहरू के इलाज के लिए, उनकी पत्नी के। और अब वो वापस आ चुके थे। तो 1936 में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करी, और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली इसमें अध्यक्ष की हैसियत से, कि उन्होंने कहा कि अब मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है समाजवाद में। आप याद कीजिए, समाजवाद की तरफ सबसे पहले किसने मोड़ा? भगत सिंह ने। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। भगत सिंह के जो सोच थी वो मील का पत्थर साबित हुई है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि वो भगत सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों की सोच को धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठा के और मजदूर और किसान से जोड़ा था। और यहाँ अब उसी भगत सिंह की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, और आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही बात मैं पिछले एपिसोड में समझाने की कोशिश कर रहा था कि समाजवाद की जो सोच वहाँ से चली, इसके बाद बहुत सारे नेताओं ने समाजवाद के पक्ष में रहे और यही कारण था कि समाजवाद के जो मूलभूत सिद्धांत थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनते समय भी उनका ध्यान रखा गया। ठीक है सर, समाजवाद पर कांग्रेस के सभी नेता एक मत थे क्या? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, समाजवाद बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से दो लोगों की राय एक जैसी हो ही नहीं सकती। भगत सिंह के जैसा एग्जैक्ट वैसा ही नेहरू जी का नहीं था। नेहरू जी धीरे धीरे जो जो उनकी यात्रा आगे बढ़ी वो थोड़ा सेंटर की तरफ जाते जा रहे थे। वो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच से में आ गए थे। वो ना, देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने वो आगे चलकर, और वहाँ आते आते वो केवल एक समाजवादी नहीं रह गए। शुरुआती दिनों में हमें लगता है नेहरू, जयप्रकाश नारायण ये लगभग एक मत होते दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है तो नेहरू समवेयर इन द सेंटर। और एक बात और यहाँ मैं क्लियर कर दूं, गांधी का समाजवाद भी नेहरू से अलग था। गांधी की सोच बहुत अलग थी। गांधी तो ये कहा करते कि एक भी बड़ा उद्योग नहीं चाहिए, हमें केवल कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ही चाहिए। तो यहाँ उनका समाजवाद और थोड़ा अलग था। जयप्रकाश नारायण लगभग गांधी के आसपास ज़्यादा कहे जा सकते हैं। नेहरू बीच में थे, वो बड़े उद्योगों के भी पक्ष में थे। और आपने देखा होगा कि टाटा, बिरला और बहुत सारे बड़े उद्योगपति शुरू से ही उन्होंने बिल्डअप किया, और टाटा का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए। अब यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि थोड़ा थोड़ा ये जो मत का अंतर है, मतांतर है, ये स्वाभाविक है। तो इस तरह से 1937 वाले इलेक्शंस में कांग्रेस ने भी भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, और 11 में से 8 प्रोविंसेस में सरकार भी बनी कांग्रेस की। लेकिन आगे चल के उन्होंने देखा कि सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा ठीक सा, तो फिर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, और फिर पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, कुछ भी इस तरह का चलेगा नहीं, इस बात पे भी जोर दिया। देखिए, अंग्रेज हमेशा ही दोहरा चरित्र रखा। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अंग्रेज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स की हेल्प कीजिए। बहुत सारे नेताओं को भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ हेल्प की जा सकती है अगर फुल ऑटोनॉमी यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात गारंटी हो जाए। तो इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और यूएसएसआर से अगर प्रेशर नहीं पड़ता तो अंग्रेज शायद आगे भी इसे चलाते रहते। लेकिन वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपको भारत को आज़ाद करना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो एक तो अंदर का प्रेशर, और अब अंग्रेज़ों पे बाहर से भी प्रेशर पड़ने लग गया, और अब अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो प्रेशर में आ गए अंग्रेज। फिर भी एक शक तो बना हुआ था, क्योंकि अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे सहमति नहीं हुई। हम बात करेंगे इसके बाद भी क्रिप्स मिशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये दोहरे चरित्र की मैंने आपसे बात कही तो क्यों ना याद आ रहा है लक्ष्मी नारायण सर का एक वो गीत,
उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है किस तरह से इनका दोहरा चरित्र था। आइए पहले लक्ष्मी नारायण सर के शब्दों में, उनकी मधुर आवाज में पहले ये गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते भारत से तिजारत भी जहां, दोहरा चरित्र अपनाते थे। काशी बक्सर के युद्ध को भी सब धोखा ही बतलाते थे। जिसे देख चुकी सारी दुनिया हो, जिसे देख चुकी सारी दुनिया, वही सच फिर से दिखलाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। भारत से तिजारत दी जहाँ, व्यापारी तो क्या दिल में शासन का सपना था। यहाँ काम अभी तक घर घर में, हर हाथ में अपना कौशल था। कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, कैसे लूटे फिर लोग यहाँ, मैं नित नित यही सुनाता हूँ। इतिहास का पढ़ने वाला हूँ, इतिहास की बात सुनाता हूँ। Excuse me, sir. You haven't clarified about the Pune Pact. Yes, sir. Please clarify about Pune Pact. Yes. See, he is the youngest among the lot, but a very good question from you. See, before I clarify about the Pune Pact, because Pune Pact is closely associated with the communal award, or I should say the infamous communal award. Infamous. I use this word infamous because on very wrong intentions, the Britishers on 16th August 1932, Ramsay MacDonald, he came out with his infamous communal award that laid down separate electoral seats for the Muslims, the Sikh, the Europeans and the depressed classes. See, this was again a divide and rule policy which Gandhiji understood very well, and therefore this communal award was declared on 16th August, and on 20th September Gandhiji declared that he is going on hunger strike till death. मरने तक खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे।
the whole country got worried. See, this was not a small thing. And people thought, then what will happen with the greater cause, the independence cause of the country, if Mahatma goes? So the whole country was worried. And at this came all the leaders, they collected at the invitation of Pandit Madan Mohan Malviya. And that is the reason teachers like me say that Pandit Madan Mohan Malviya's this call was a very good call to collect everyone, and it was agreed upon. All the leaders agreed that we should sign. So basically, Ambedkar Sahab and Gandhi ji were made to sign Pune Pact. These were the two important leaders, but Ambedkar and Gandhi ji were forced by others. See, initially Ambedkar was not ready to sign Pune Pact, but when the many leaders, including Pandit Madan Mohan Malviya, then when they told him, और वो जो एक सेंटेंस हम अक्सर आपको बताते हैं कि गुस्से में ये भी बोल दिया था, ये बूढ़ा मर जाएगा, फिर आंदोलन का क्या होगा? That was the concern people showed towards the Mahatma. And then of course Ambedkar ji agreed. गांधी जी को एक गिलास जूस पिलाया. छठवें दिन आप अंदाज़ा लगाइए, 3 दिन भूखे रहना मुश्किल हो जाएगा, आदमी तो 3 दिन में मरने जैसा हो जाता है. It was the 6th day. So on 25th September 1932, Pune Pact was signed, and again that harmony was ensured. ऐसा करते हैं. Let's go to again our great singer सर लक्ष्मी नारायण सर की आवाज़ सुनते हैं, और वो मेलोडियस सा गीत जो ऐसे ओकेजन के लिए ही बना है कि उन्होंने, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय कह रहे हो लोगों से कि आप याद कीजिए उस समय साधुओं से लेके और पूरे देश ने कैसे एक सूत्र में बंध कर 1857 से ही किस तरह से साधुओं ने भी क्रांति के लिए प्रचार किया था. और अगर इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार हम हो गए तो दे वांट दिस कि हरिजन अलग हो जाएं, सिख अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं. और उन्होंने एक प्रोविज़न एंग्लो इंडियंस के लिए भी रख रखा था, यूरोपियंस के लिए. सो दे वांटेड टू डिवाइड अस, बट वी our leaders were wise enough to be together. तो ये गीत यहाँ पर बनता है. लक्ष्मी नारायण सर की आवाज़ में ये मधुर गीत सुनते हैं, किस तरह से उस समय भी साधुओं ने हमें एकत्रित किया था 1857 में, और अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कॉल पे फिर सारे नेता इकट्ठे हो गए, और फिर सब ने प्रेशर डाल करके they all made Ambedkar ji and Gandhi ji sign. मातृभूमि की तुम हो ज्योति, हम सब माँ के हीरे मोती. तिरंगी कुटिल है, कोई दोस्त नहीं है, मातृभूमि सदा पवित्र होती. चलो रे जननी से करे ये पुकार, चोला बसंती ऋतु आई. करो ये शस्त्र उठा कहा, दमन की ऋतु आई. In September 1939, with the attack of Germany on Poland, Second World War started. How? Because Germany attacked Poland
and therefore the Britishers got involved. And once the Britishers got involved, India being a colony, they used Indian army also. So in one way, India also got involved, and the involvement of Indian resources was without the consent of the elected representatives of the central legislature. See, this angered everybody. They were using our resources for the World War, and they did not even ask our representatives. So the Congress, as well as all the elected representatives, they all got angered, and all the ministries resigned. They resigned. Then, sir, what happened when all the ministries resigned? Yes, it's a good question. After the ministries, the ministries resigned, but the Britishers desperately desired the support from India. They could not win the war without our support. So, anyhow, they wanted our support. On the other hand, Congress was sympathetic to the victims of the fascist aggression, the German aggression, the German and the Italy. Their aggression on Poland, this was a concerning thing for everyone. Everybody was sympathetic towards Poland. The only thing is, Indians said, what for us, if we are involving ourselves in the World War, yes, we are sympathetic towards, but we should be getting something in, and not something. The Indians demanded freedom. The Britishers refused. Thereafter, Gandhiji gave a call for individual satyagraha. He authorized Vinoba Bhave and some other individuals for individual satyagraha now. And in order to secure the support of the Indians, the Britishers decided to send a mission in 1942, headed by the cabinet minister Sir Stafford Cripps. This was also known as Cripps Mission. He declared that the aim of British policy was earliest self-realization of freedom for the Indians, self-government for the Indians. See, this they did not make it clear what did they mean by the earliest. For you, earliest may be 3, 4, 5 years. For somebody else, it may be just 2-3 weeks. They did not make it clear. So what happened was, Congress demanded for immediate transfer of the powers. Congress demanded for immediate, and he said that they would be transferring it as soon as possible. This as soon as possible, there should be a framework. This was what was the conflict between the two, and in between, then there was demand for the Pakistan. See all those leaders fighting for their individual causes. Now the demand for Pakistan comes. एक्सक्यूज मी सर, ये सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड किसने रखी? हमारे देश को तोड़ने की डिमांड किसने की थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन जैसा मानते हैं कि सबसे पहले
ये जो विचार रखे ये मोहम्मद इकबाल ने रखे, और उसके बाद ये आइडिया था, रहमत अली ने तो नाम ही दे दिया था पाकिस्तान, यहाँ तक कि उसने अलग अलग ये पाकिस्तान नाम क्यों होना चाहिए, पी से पंजाब, इस तरह से उसने अलग अलग नाम दिए, के से कश्मीर, है ना, और इस तरह से अलग अलग उसने तान लिया गया बलूचिस्तान का लास्ट शब्दों से। तो इस तरह से उसने इन सब को जोड़ करके एक नया नाम दिया पाकिस्तान। रहमत अली वो पर्सन था जिसने सबसे पहले ये नाम क्रिएट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फियर्सली इस डिमांड के लिए जिसने दूभर बना दिया, जो ज़्यादा लड़ा, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास कर दिया डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरह से ये 3 नाम मुख्य, जिसमें से मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति थे जिनको पार्टीशन का मुख्य कारण आप मान सकते हैं। हालांकि उस समय भी ये कॉल बहुत दी गई थी कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी लड़ती आई है ब्रिटिशर्स से, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे आजकल के समाज में भी बहुत काम आएगा। तो चलिए पहले हम एक गीत और सुन लेते हैं यूनिटी पे, इससे आगे कि हम आगे बढ़ें और क्विट इंडिया मूवमेंट पे डिस्कस। आए थे मेरे हिंद में व्यापारी मात्र बनके, भारत की सरजमी पे काली तट के तट पे आए थे मेरे हिंद में व्यापारी मात्र बनके, लिया फूट का फायदा, लिया फूट का फायदा, राजा नवाब जंग से आए थे मेरे हिंद में व्यापारी मात्र बनके। Cripps mission failed. Sir, what were the reasons of failure of Cripps mission? Yes. See, the most important being shortage of wartime, right? Wartime shortages was the first reason. Apart from this, rising prices, and then of course the political situation had become intolerable. Apart from these regions, there were many small regions, but basically these were the regions because Cripps did not spell out properly how they are going to transfer the power. That was also one of the reasons. So all these regions amounted to the failure of the Cripps mission. But now what happened? The Indians were worried about a Japanese force invading India from the eastern side. Had this happened, India would have been in deep trouble. ये तो वो बात हो जाती कि एक से पीछा छुड़ाया और दूसरे, वो कहते हैं ना, आकाश से गिरा और खजूर में अटका, वो बात भारत के लिए हो जाती। अंग्रेजों से पीछा छुड़ा तो जापानीज ने आके कब्जा कर लिया। ऑल द इंडियंस वर वरीड अबाउट द जापानीज इन्वेजन एंड देयरफॉर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास्ड that famous resolution, Quit India movement on 8th August in 1942. Bharat Chodo. So Gandhi ji started, he proposed a non-violent
mass struggle. This should be made final. He ultimately, that famous speech, "Do or die," was गांधी जी ने बोल दिया करो या मरो। फिर गांधी जी तो अहिंसा की बात करते थे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि गांधी जी जैसे पर्सन को भी, जो कि हमेशा अहिंसा की बात करते थे, उनको भी बोलना पड़ा करो या मरो। लेकिन इसका असर भी सबसे ज़्यादा इसीलिए हुआ कि एक ऐसा नेता जिसने हमेशा अहिंसा की बात करी, आखिर में उन्होंने भी 8 अगस्त 1942 को वो फेमस स्पीच जिसमें उन्होंने बात करी कि ये बस अब इसे करो या मरो की सिचुएशन आ गई है, तो उसी दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और फिर 9 अगस्त को कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कांग्रेस के सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया, रात में उठा लिया सबको, सारे जेल में। और इतने घबरा गए थे वो, लेकिन इधर से आंदोलन इतना तेज हो गया, सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद, लोग सड़कों पे, सभी शहरों में लाठीचार्ज हो रहा था, गोलियां चल रही थी। लेकिन अब लोग मानने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली। कई भारतीयों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स बना डाली अपनी अपनी। क्विट इंडिया मूवमेंट ने गहराई दिखा दी इस आंदोलन की। द क्विट इंडिया मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ of the nationalist and patriotic feelings amongst the people of India, and thus this proved to be the most important among all. And now the Britishers were ready to transfer. In 1943 Bose reached Tokyo. There, Ras Bihari Bose resigned from the chairmanship of the Indian Independence League, and Subhasji was given the post of the presidentship. Subhasji reorganized INA. He was appointed the supreme commander of the INA. Then the complete overhauling, the reorganization of the league and the INA was done. And there he gave the slogan Jai Hind. Sir, he also gave the slogan, "Give me blood, I will give you freedom." Yes. यस सर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सर, दिल्ली चलो का नारा भी तो उन्होंने ही दिया था। हाँ, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये तीनों नारे उन्होंने ही दिए थे। और उसके बाद आज तक जय हिंद तो आपको पता ही है, हर प्रोग्राम के बाद, ठीक है, जिस तरह से युवाओं में ये दो नारे, एक भगत सिंह का दिया हुआ इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा नेताजी का ये दिया हुआ जय हिंद, है ना। और इस तरह से अक्टूबर 1943 में बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी ऑफ ए फ्री इंडिया इन सिंगापुर, ठीक है। और मार्च 1944 में INA बर्मा होते हुए INA marched towards Assam, and if any one of you go there in Assam, you will find many places, it is still written over there, this was the place where Netaji landed, this was the place up to where INA reached. There are many places over there. I have been in Assam for 6 years and I saw all those places over there. INA troops planted the Indian tricolor flag at Morang. Morang is in Manipur, right? And
women also joined INA in large numbers. It was not only for men, it was also for the women. See, there were so many women that a separate regiment was formed for the women, and the name was Rani Jhansi. Okay, Captain Lakshmi Swaminathan was the leader of the women regiment. Okay, so this way, but later on what happened was Japan was defeated in the World War. See, Japan, Germany, Italy, they were one side, right? And they were defeated. So INA troops were forced to surrender, right? But till 1945, they had made subsequent gains in the eastern part of India. Then INA soldiers were tried at Red Fort, and the Indians organized strikes, demonstration all over the country, and the British were forced to release the INA soldiers. On 24th March 1946, the cabinet mission arrived in India. It consisted of 3 members, and they were Sir Patrick Lawrence, then Stafford Cripps, who had earlier also come during the Cripps mission, and the third one was A.V. Alexander. The main recommendations of the mission as proposed on 16th May 1946 were: number 1, retain the unity of India; number 2, reject demand for Pakistan. The demand for Pakistan was not acceptable at all. Number 3, the Union of India was to consist of British provinces and princely states. And the fourth one was an interim government was to be formed, and that under that government the Constituent Assembly for making the Constitution of India would be formed, right? So now the ground was ready for us to make the Constitution of India, and now in the next video we shall be talking about the making of the Indian Constitution, right? So you have been very good to us, giving us your opinion, governing the guiding us what we should be doing, what should be adding, what we should be subtracting in the. So far it's been purely a good contribution from all of you. I request you to please keep sending your opinion. Thank you for guiding us, and thanks a lot for watching this video.